हेलो स्टूडेंट्स, क्लास प्लस 2 के अंदर फर्स्ट चैप्टर का सी पार्ट हमारा चल रहा है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के सी पार्ट के लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी में हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट शीट थी, उसके ऊपर चार्ज था और उस शीट की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, अब हमारा टॉपिक क्या है उसको सुनिए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी वजह से? ड्यू टू एक चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यानी कि एक स्फीयर आपके पास दे रखा है, एक होलो स्फेरिकल बॉडी आपके पास दे रखी है। उस होलो स्फेरिकल बॉडी की वजह से उसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करनी है। तो समझिए टॉपिक क्या है। हमारे पास एक होलो स्फेरिकल बॉडी दे रखी है, यूं कह लीजिए एक होलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल दे रखा है, उसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें अलग अलग पॉइंट्स पर कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक होलो स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं। ये हमारा एक होलो स्फेरिकल शेल है जो हमने लिया। ये हमने यहां पर एक होलो स्फेरिकल शेल ले लिया है। इस होलो स्फेरिकल शेल का रेडियस अगर यहां से देखें, ये इसका सेंटर है, और इसके रेडियस की बात करें तो लीजिए ये इसका रेडियस यहां पर हो गया है। तो होलो स्फेरिकल शेल का रेडियस यहां पर r है। इस होलो स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, तो ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये रहा इसके ऊपर चार्ज। यहां पर हमने कहा इसके ऊपर चार्ज है, और जो चार्ज इस पे है वो चार्ज इसकी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक होलो स्फेरिकल शेल यानी कि एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर ली, जिसका सेंटर O है, जिसका रेडियस R है। उसके सरफेस पे जो चार्ज है दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। अब इस सरफेस पे जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए वो आपको इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास यहां पर P पॉइंट है और हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो इस चार्ज की वजह से है, और ये चार्ज इस होलो स्फेरिकल शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, चार्ज बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। आई रिपीट, हम ये कह रहे हैं कि चार्ज इस बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम मान के हमेशा ऐसा चलते हैं कि चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है? इसके सरफेस पे, और कॉन्सेंट्रेटेड कहां है? इसके सेंटर पे। तो जो Q चार्ज है वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि Q चार्ज है तो सेंटर पे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है? इसके सरफेस पे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो Q चार्ज यहां पर है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसके सेंटर पे। अब हम यहां पर इस जो यहां पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप यहां से लेके और यहां तक के इस डिस्टेंस को मिला दो। यहां से लेके यहां तक अब ये हो गया R, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल r है दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो स्मॉल r है यहां पर, ये कैपिटल R से बड़ा है। तो चलिए अब यहां से इस Q चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। इसका तरीका देखिए क्या है। तरीका ये है बच्चों, आप इस
स्मॉल आर को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने इस स्मॉल आर को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस आपने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। तो स्मॉल आर को रेडियस मान के जो आपने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है वो स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए हमारा इस तरीके से, ये हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है जो हमने स्मॉल आर को रेडियस मान के यहां पर ड्रॉ किया है। तो ये लीजिए। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बनता है उसके बारे में हम यहां पर बातचीत कर लेते हैं। सुनिए, अब क्या है, अब आप एक बात बताइए, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप आ गई, बिल्कुल आ गई। क्यू चार्ज भले ही यहां पर हो लेकिन उसको माना जाता है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब दिस स्फेरिकल सरफेस, ये जो आपके पास बड़े वाला स्फेरिकल सरफेस है, दिस स्फेरिकल सरफेस विल बिहेव लाइक ए गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छा सरफेस हमें मिल चुका है। अब हम करेंगे क्या, उसको देखिए। ये जो सरफेस हमारे पास है, हम इसका छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ये रहा, और इसके इस छोटे से पोर्शन को कहा दिस इज ds, और इसका एरिया वेक्टर हमने यहां पर लिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर लिया है इट विल बी अलोंग दिस साइड। ये एरिया वेक्टर हमारे पास यहां पर हमने ले लिया, ये लीजिए, ये एरिया वेक्टर यहां पर आ गया। ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो भी बाहर की तरफ ऐसे जाएंगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन चुकी है। अब आप यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ चुका है। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो आपके पास यहां पर आ गया दिस इज E ds cos of 0। cos 0 is equal to 1, then result will be E into ds. This is equation number first. Now अगर हम कंप्लीट फ्लक्स निकालते हैं, पूरे का पूरा फ्लक्स हम इस पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस की वजह से निकालें, तो उस केस में आप यहां पर कैसे करेंगे। ये छोटे से सरफेस का फ्लक्स आया है इसलिए इसको d phi e बोल दो। तो आपके पास यहां पर d phi e ये आपके पास आ चुका है, दिस इज E into ds। अगर पूरे क्लोज्ड सरफेस का, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप इसका क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहां पर आपने किया, इट विल बी E ds, ये है। इसमें आप, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बट इसमें से E जो है वो बाहर आ जाएगा, ये रहा, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। टोटल फ्लक्स आपके पास ये आ गया, phi E इज इक्वल टू कैपिटल E इनटू, अब देखिए क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ds ये रहा, इस पूरे बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है ds। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इस पूरे बड़े सरफेस का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और सरफेस का सरफेस एरिया होता है 4 पाई। यहां पर देखिए इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका स्मॉल r है, तो यहां पर बनेगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस विल बी लाइक दिस, E into 4 pi r square. This is equation number second. Now one thing more, अगर हम चले according to Gauss law, अगर हम Gauss law के हिसाब से चले तो Gauss law के हिसाब से आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है that electric flux is equal to Q upon epsilon naught, ये होता है। This is equation number third. Now from equation second and third आप करेंगे, this is from equation second and third आप कहेंगे E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught. Now E is equal to Q upon 4 pi r square into epsilon naught. आगे चलिए, एक चीज अब यहां से ध्यान रखिए, वो क्या है, आप एक बात बताइए और सोच समझ के देखिए।
आपके पास ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। जो इस सरफेस पे जिसका रेडियस, जो स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर वाले रेडियस वाले स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। और इसकी सरफेस पे चार्ज कितना है, जिसको है तो वो सरफेस पे मान के चलते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर पे, तो यहां पर Q चार्ज है। आप बताइए ऐसे केस में जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे केस में एक टर्म आती है जिसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सोचिए यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी होगी, हम उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और सिग्मा होती क्या है, सिग्मा होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लीजिए, Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहां पर जो Q की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू ऑफ Q शुड बी पुट हियर, यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। कितना बना देख लीजिए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़िए, इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। लीजिए ये वाली वैल्यू आपके पास आई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से, जिस स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज है, और वो इस P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये इसका फर्स्ट केस है। अब हम इसके सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से ही निकालते हैं, जो इस पे चार्ज है उस चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब हमारा P पॉइंट ये हो गया। अब आप एक बात बताइए, अगर P पॉइंट ये वाला हो गया है, पहले यहां निकाल ली, अब यहां निकालनी है। अब एक बात बताओ, जब हमारा P पॉइंट ये था तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r लिया था। अब हमारा P पॉइंट ये है, अब यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को भी अब हम स्मॉल r लेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर पॉइंट को आप P लोगे, और जहां पर P पॉइंट लोगे उस P पॉइंट से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को आप स्मॉल r लोगे। तो जब आपने P पॉइंट यहां लिया था तो सेंटर से लेके P पॉइंट तक के डिस्टेंस को आपने स्मॉल r लिया। अब आपने P पॉइंट यहां पर लिया तो सेंटर से लेके स्मॉल इस P पॉइंट तक के डिस्टेंस को अभी भी आपने स्मॉल r लिया है। आगे बढ़िए, आप देखेंगे ध्यान से, यहां तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों सेम है, तो ठीक है, हो गया काम। क्या आप यहां पर कहोगे इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इसका मतलब यहां पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इस P पॉइंट पर ये रही, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले P पॉइंट पर निकालनी है तो कुछ मत करो, सिर्फ इतना कर दो कि जहां पर स्मॉल r है वहां पर कैपिटल R पुट कर दो। तो यहां पर ये स्मॉल r है, जहां पर स्मॉल r है आपने वहां पर कैपिटल R पुट कर दिया। तो लीजिए इस इक्वेशन में आ जाइए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे कहता है क्या, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालनी हो, यहां इस पॉइंट पर, तो क्या करोगे? उस केस में आप एक बात देखिए और ध्यान से सुनिए। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकाली थी तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकाली थी। जब आपने यहां पर निकाली
तो भी इस चार्ज की वजह से आपने यहां पर निकाल ली। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो स्फीयर हमारा ये बन जाएगा, ये रहा हमारा स्फीयर, ये रहा। अब आप सोच के बताइए, जब ये हमारा स्फीयर है तो क्या इस स्फीयर के अंदर या इस स्फीयर के सरफेस पे कोई चार्ज है? आप कहोगे सर अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि चार्ज हम ये मान करके चलते हैं कि बॉडी के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाँ है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन बेटा वो हम सिर्फ तब मान के चलते हैं जब किसी बॉडी पे चार्ज हो तो सही। जब बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब मान के चलते हैं कि चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन यहां तो इस बॉडी पे जो ये आपके पास छोटे वाला स्फीयर दिखा है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब इस पे कोई चार्ज है नहीं तो इसके अंदर भी चार्ज को हम कॉन्सेंट्रेटेड मान के नहीं चलेंगे। इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ है, तो इसके सेंटर पे हम चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड मान के चलेंगे। इसके सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसके सेंटर में हम कोई चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मान के नहीं चलेंगे। इसका मतलब इसके सरफेस पे जब यहां पे कोई चार्ज है नहीं, दैट मींस अंदर किसी तरह का कोई चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं। जब अंदर कोई चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या इस केस में, हाँ एक बात और बताइए, अगर P पॉइंट आपका यहां पर शिफ्ट हो गया तो उस केस में इस O से लेके P तक के डिस्टेंस को R कहोगे, यानी कि ये तो स्मॉल r जो है अब छोटा हो गया है कैपिटल R से, डेफिनेटली छोटा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू 0, जब चार्ज की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 0। आप दोबारा देखिए हल्का सा इसको, क्या है आपके पास यहां पर एक स्फेरिकल बॉडी दे रखी थी, एक स्फीयर दे रखा था, ये रहा जो स्फीयर मैंने ब्लू कलर में दिखा रखा है, ये वाला स्फीयर हमने यहां पर लिया। इस स्फीयर का रेडियस हमारा कैपिटल R है। इस स्फीयर के ऊपर हमने यहां पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और Q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लीजिए, ये Q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो Q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वही चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस P पॉइंट पर निकालनी थी। ये P पॉइंट यहां इसके यूं कह लीजिए सरफेस से दूर था, तो आपने यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल r माना और आपने कह दिया कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इसको रेडियस मान के, स्मॉल r को रेडियस मान के आपने यहां पर स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये स्फेरिकल सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस है। It should be applicable, it should be useful to apply the Gauss theorem और Gauss law। हमने इसको पूरा कंप्लीट एक स्फेरिकल सरफेस बना दिया। इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहां पर लिया। जो इसका छोटा सा पार्ट लिया है उस छोटे से पार्ट को हमने उसका एरिया कहा सरफेस एरिया ds और एरिया वेक्टर बन गया ds वेक्टर। यहां पे जो चार्ज ऊपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको मान लिया कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस पॉइंट से बाहर गई तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0। तो यहां पर E ds के बीच में एंगल 0, तो E into ds हो गया। अब इस पूरे के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट के लिए निकालें तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में E बाहर निकला, यहां पर ds आ गया और ds का मतलब है इस पूरे ब्लैक वाले पोर्शन का, बड़े वाले ब्लैक पोर्शन का छोटा सा पार्ट। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का सरफेस एरिया आ जाएगा और पूरे का सरफेस एरिया हमारे पास 4 pi r² है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। तो गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E = q/ε0 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हम यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब हमने यहां से इनको इक्वेट किया तो E = q/4 pi ε0 r²। अब आप देखिए इस सरफेस पे यहाँ पे Q चार्ज है और जो Q चार्ज है वो इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने यहां से Q चार्ज इसको कहा, इसका सरफेस एरिया आपने लिया 4 pi r², इसका सरफेस एरिया है। यहां से आपने इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। दिस इज q/4 pi r²। आगे बढ़िए, यहां से आपने Q की वैल्यू को कैलकुलेट किया और Q की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपने यहां पर लिख दिया। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ और रिजल्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ चुकी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to a uniformly spherical shell।
चार्ज्ड यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल। आगे चलिए, अब हम यहां से P पॉइंट यहां की बजाय यहां पर ले लेते हैं, यानी कि अब हम इसी स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, हमने निकाल दी, कुछ नहीं चेंज किया, स्मॉल r की जगह आपने सिर्फ कैपिटल R पुट कर दिया। आगे बढ़िए, अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस से अंदर आ जाते हैं तो स्फेरिकल सरफेस के जैसे ही हम अंदर आए हैं, अंदर देखा, यहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बच्चों, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है स्फेरिकल सरफेस, इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसके अंदर भी कोई चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, तो अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0। अब आप इसका एक ग्राफ देखिए, छोटा सा ग्राफ, क्या है उसको समझिए। अब ये बताइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ये नॉन जीरो कब हो रही है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब हो रही है, यहां से लेके और इसके अंदर किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, जब तक आप इस पॉइंट पर नहीं आते। और ये पॉइंट कौन सा है, इस स्फेरिकल सरफेस का, यानी कि इस स्फेरिकल बॉडी का, इस स्फेरिकल शेल का सरफेस है ये। तो इसका मतलब इसके सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 से लेके और R तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। R पे अगर आते हो, R पे, तो R पे जब आओगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पर, यहां से लेकर यहां तक का रेडियस ये रहा कैपिटल R, तो ये वाला यहां पर कैपिटल R है। यहां पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पोर्शन से आ जाती है। अब आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यहां से देखें तो यहां पर ये कैपिटल R है, कैपिटल R इसका रेडियस है, इट विल बी कांस्टेंट, ये रेडियस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो स्मॉल r है वो वेरिएबल है, कभी तो स्मॉल r ये हो जाता है, कभी स्मॉल r ये होता है, कभी स्मॉल r ये होता है। यहां पर तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, बाहर की तरफ जाएंगे, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी और आगे होगा, उस केस में ये स्मॉल r इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो एक बात बताओ, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, स्फेरिकल सरफेस के पूरे सरफेस पे यानी कि उसके सरकमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे उससे बाहर निकलते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इस चीज को अगर हम शो करें, ग्राफिकली इसको शो करते हैं, तो इसके अंदर हमारा एक ग्राफ बनता है। आप उस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहां पर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर हमने कहा ये हमारा स्मॉल r है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी देर तक 0 है, कब तक 0 है, जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तब तक 0 आएगी, इससे पहले तक 0 है, तब तक जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती। यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0। तो उस केस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से ये ओरिजिन बढ़ते बढ़ते यहां पर आ जाइए, इस पॉइंट पर आप कह दीजिए यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आ चुका है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप कह सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहां पर आप कहेंगे E मैक्सिमम यहां पर है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो इससे पहले हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। आप इसको ऐसे दिखा दें, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। कब तक, जब तक स्मॉल r जो कि इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज होते होते कैपिटल R के बराबर नहीं होता, तब तक ये 0 है। यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम इस पॉइंट पर, इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये स्मॉल r इंक्रीज होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। सो यहां से आप ग्राफ को ऐसे दिखा दीजिए। सो ये आपके पास इसके अंदर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इस ग्राफ को बना लेंगे।
ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के सी पार्ट का लास्ट टॉपिक आ जाता है। और फर्स्ट चैप्टर के सी पार्ट का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब उसका चार्ज कहीं दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने चार्ज को लूज नहीं करेगा। आपके पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। पिछले वाले टॉपिक में आपके पास एक होलो स्फेरिकल बॉडी थी, इस टॉपिक में आपके पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। तो चलिए वहीं से टॉपिक को उठाते हैं। हम लोग यहां पर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं। हम लोगों ने यहां पर कहा ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है। हम लोगों ने जो सॉलिड स्फेरिकल बॉडी बनाई है वो सॉलिड स्फेरिकल बॉडी हम लोगों ने यहां पर मान लीजिए ये हम लोगों ने एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी बना ली है। ये उस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी का सेंटर है, ये रहा। ये उस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, ये रहा। यहां पर आर रेडियस उसका है। अब हम आगे चलते हैं। इस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके ऊपर चार्ज है और ये सॉलिड बॉडी है। अगर इसके ऊपर चार्ज है और ये सॉलिड बॉडी है तो ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इस बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है, चार्ज हमने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में देयर इज ओनली अ सिंगल डिफरेंस दैट जो पहले वाली बॉडी थी वो वाली बॉडी चार्ज्ड बॉडी थी, और जो दूसरे वाली बॉडी है, सॉरी पहले वाली जो बॉडी थी जो लास्ट टॉपिक में थी वो बॉडी भी चार्ज बॉडी थी, ये इस टॉपिक में भी चार्ज बॉडी है। बट पहले वाले टॉपिक की बॉडी हमारी एक होलो स्फेरिकल बॉडी थी, ये एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है। आगे चलिए, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और जो क्यू चार्ज इसके ऊपर है उस क्यू चार्ज को हम मान के चलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो है इस बॉडी के सरफेस पे और वो कॉन्सेंट्रेटेड है बॉडी के अंदर। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी के अंदर है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के सरफेस पे। अब आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, अगर हम लोगों ने एक सॉलिड बॉडी ली है तो उस सॉलिड बॉडी के सरफेस पे भी चार्ज है, सॉलिड बॉडी के इंटरनल पोर्शन पे भी चार्ज है, अंदर भी उसके अंदर हर जगह पे चार्ज होगा। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे आपने एक पानी की बाल्टी ले ली और पानी की बाल्टी के अंदर आपने इलेक्ट्रिक रोड लगा दी, पानी की रोड। तो उस केस में जब आप उस रोड को ऑन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पानी की बाल्टी में भी होगा, पानी की बाल्टी के अंदर जो पानी है उस पानी के हर लेवल पे इलेक्ट्रिक करंट होगा क्योंकि वो सॉलिड है। इसी तरीके से अगर आप किसी होलो बॉडी के ऊपर चार्ज लगाते हैं, यानी कि आपने अगर खाली बाल्टी ले ली और खाली बाल्टी के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक रोड लगा दी है तो बाल्टी के सरफेस पे चार्ज होगा, बाल्टी के अंदर कुछ नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। जब तक उसके अंदर पानी नहीं भरोगे तब तक अंदर वाले पोर्शन में करंट नहीं आएगा। इसी तरीके से ये पहले वाला टॉपिक में होलो था तो अंदर चार्ज नहीं था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। इस टॉपिक में ये सॉलिड है तो अंदर ऊपर भी चार्ज है और अंदर भी इसके चार्ज है। अब हम आगे चलते हैं। इस चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए हमें ये P पॉइंट दे रखा है और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो एक काम कीजिए, आपको लास्ट टॉपिक में ही बताया था, इस P पॉइंट से लेके इस सेंटर तक के डिस्टेंस को हमने ले लिया एंड इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल r से। तो ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किया और इस स्मॉल r को रेडियस मान के हम लोगों ने एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस यहां पर ड्रॉ कर दिया है। तो लीजिए, ये हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस, इसको रेडियस मान के ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस यहां पर बना दिया है। तो ठीक है, चलिए इससे अगले कहानी पर आते हैं, इससे अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए हम
इस स्फेरिकल सरफेस में, जिस स्फेरिकल सरफेस को हमने यहां पर लिया है, इस स्फेरिकल सरफेस में हम लोग कुछ छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर कर लेते हैं। और वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है उसको बस आप प्लीज यहां पर देख लीजिए। वो क्या है, हम लोग यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया, ये रहा, दिस सरफेस एरिया इज ds, और इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर हमारे पास बनेगा दिस इज ds वेक्टर। आगे बढ़िए, और यहां पर जो चार्ज है, दिस चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। ये इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से कोई बात नहीं, हम इससे थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। जब ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, हर डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर। अब यहां पर आ जाइए, यहां से अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आया है, दिस इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हमारा पहला केस है, और इस केस में जो स्मॉल r है दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। चलिए अब हम इससे अगले पोर्शन पे आते हैं, इससे अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर d phi e is equal to e ds cos of 0। cos 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया e into ds। अगर हम टोटल फ्लक्स, इस पूरे के पूरे सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो पूरे सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कुछ ऐसे है। उसको समझिए, वो हम कैसे निकालेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये रहा, दिस इज phi e इज इक्वल टू, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज e को बाहर निकाला और यहां पर हमारे पास ds आ चुका है, e इंटू, अब देखिए ये जो सरफेस हमने लिया है, इस सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, इसका सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ठीक है, यहां पर हुआ 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट। नाउ अगर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ के हिसाब से देखें तो गॉस लॉ के हिसाब से ये हमें बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़िए, यहां से ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब यूं कहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ये हमारे पास आया। इसमें जो q है, अब हम उस q के बारे में बात करते हैं। गौर से सुनिए, पूरे कंसंट्रेशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो q है, ये q इस सॉलिड सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो सॉलिड सरफेस है, उस केस में अगर वो होलो होता तो हम बोलते उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो सॉलिड है, तो इसके तो अंदर भी q चार्ज है और बाहर भी चार्ज है, यानी कि जो q चार्ज है वो इसके अंदर और बाहर पूरे पोर्शन में है, यानी कि आप ये कह सकते हैं q चार्ज इसके वॉल्यूम में है। इस केस में वहां पिछले टॉपिक में सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई थी क्योंकि वो होलो था, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी क्योंकि ये सॉलिड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। होता क्या है, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज q है, टोटल वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब है। r छोटे वाला नहीं होगा क्योंकि इस पे चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इट शुड बी कैपिटल R क्यूब। यहां से आप q की वैल्यू निकाल लें, दिस इज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। आगे चलिए, यहां से आप इसको लिख दीजिए, क्या बना, दिस इज रो इंटू
4/3 पाई r क्यूब अपॉन, यहां पर आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हुआ, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है रो इनटू r क्यूब अपॉन, आगे बढ़िए, ये वाला 3 इधर आया, एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो इससे अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, मैं अब उस सेकंड पार्ट के बारे में बात करता हूं। सेकंड पार्ट का मतलब ये रहा, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। इस पे आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा इधर लेते हैं। मान लो इस पॉइंट पर निकालनी है, इस पॉइंट पर। अब P पॉइंट ये वाला है, तो उस केस में अब यहां से लेकर यहां तक के इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r कहेंगे। पहले हमने O से लेकर P तक के इस डिस्टेंस को स्मॉल r कहा था। अब हम O से लेकर P यहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे निकालनी है। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे निकालनी है, तो उस केस में हम इस P पॉइंट को लेंगे। O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल r ले लिया। अब आप बताइए यहां पर आप इसको कैसे करेंगे। उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुनिए। वो कॉन्सेप्ट ये है, अब सिर्फ जो वैल्यू आपने निकाली थी उस वैल्यू में इतना कर दीजिए, जहां पर आपके पास ये स्मॉल r है वहां पर आप उसकी जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए। कारण क्या है? कारण यह है कि इस ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल चुकी है, बट देयर इज डिफरेंस ओनली दैट, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस ये रहा कि यहां पर आप इस स्मॉल r की जगह ये कैपिटल R पुट करते हैं। तो आपके पास क्या बन गया? दिस इज इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो हमारे पास रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू सिग्मा इनटू r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। ये आपके पास आया, स्मॉल r की जगह आपने कैपिटल R पुट किया, कैंसिल हुआ, क्या रिजल्ट आया? रो इनटू r अपॉन 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई रो इनटू r डिवाइड बाय 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक वैल्यू और आ जाती है। अब हम चलते हैं इससे भी अगले कॉन्सेप्ट पे। अगर ये कहा जाए कि अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमें P पॉइंट पर निकालनी है, लेकिन अब ये P पॉइंट अंदर है यहां पर। तो इस केस में क्या करोगे? ये थर्ड पार्ट इसका कॉम्प्लिकेटेड है, थर्ड पार्ट के लिए ही ये टॉपिक फेमस है। थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थर्ड पार्ट को बार बार देखते रहना। सुनिए, आपको कहा गया पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड स्फेरिकल सरफेस के, सॉलिड स्फीयर के से बाहर निकाली, फिर आपने सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे निकाली। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड स्फीयर के अंदर निकालनी है। अंदर जहां पर निकालनी है उसको पॉइंट P ले लो, चलिए ठीक है, और इस सेंटर से लेके उस P तक का डिस्टेंस ले लो, और इस सेंटर से इस P तक का डिस्टेंस हम स्मॉल r लेंगे, क्योंकि किसी भी P से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस हम हर केस में स्मॉल r ही लेते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए, देख के बताइए ये स्मॉल r बड़ा है या कैपिटल R बड़ा है? तो ऑब्वियसली यहां पर ये कैपिटल R बड़ा है। पहले केस में कैपिटल स्मॉल r बड़ा था, दूसरे केस में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर था, तीसरे केस में स्मॉल r छोटा है, कैपिटल R बड़ा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। चलिए आगे चलते हैं। अब आप सिर्फ एक काम कीजिए, इस स्मॉल r को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। जब आप इस स्मॉल r को रेडियस मान के स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, तो वो स्फीयर आपका सॉलिड स्फीयर होगा या होलो स्फीयर होगा, वो अब आपको सोचने की बात है। इसीलिए ये आपका टॉपिक यहां पर बनता है। सुनिए, सबसे पहले आप इसको लीजिए,
इसको आप यहां पर रेडियस मान के ये स्फीयर आप ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा, ये आपने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ए ये रहा, ये स्फीयर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए, कर दिया। अब आप सिर्फ मुझे इतना बताइए सोच के, इस स्फीयर की अगर बात करूं तो इस स्फीयर का रेडियस मेरे पास स्मॉल आर है, डेफिनेटली है। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आऊं, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कुछ ना कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि इससे बड़े वाला जो पोर्शन था उस पे तो चार्ज हम क्यों लेते थे, ये तो डन है कि इससे छोटा जब हम सरफेस लेंगे तो उस पे चार्ज क्यों होगा या उस पे चार्ज क्यों के अलावा कुछ और होगा, वो सोचने वाली बात है। देखो बेटा, इसके सरफेस पे यहां पे क्यों चार्ज है, जब हम इसे छोटा सरफेस लेंगे तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे भी तो चार्ज था, जब इस पोर्शन पे चार्ज था वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जब वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस हम ये कहेंगे यहां पर अगर चार्ज क्यू था तो जो ये आपको ग्रीन कलर में दिखा रखा है, इस ग्रीन कलर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा, इस पूरी सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, दैट विल बी क्यू डैश। हमने उसको क्यू डैश चार्ज कह दिया है। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा काम और कर रहे हैं, आप उसको भी अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन के साथ समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है और माइंड इट ये डिफिकल्ट भी है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यहां से जो बात है वो ये है, ये जो क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है, ये इस सरफेस पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इस सरफेस की बात करें तो इस पे क्यू डैश चार्ज इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर में जो चार्ज होगा वो क्यू चार्ज ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। आप कहोगे सर वो कैसे, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम सेंटर होगा। अब आप एक काम कर लीजिए, वो ये है, यहां पर आप छोटा सा सरफेस ले लीजिए, ये रहा इसका, और उस छोटे से सरफेस का एरिया आप ds कहिए और उसका एरिया वेक्टर आप यहां पर ds वेक्टर बना दीजिए। यह आपने बनाया। दूसरा केस, अब आप जो लेंगे, यहां पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इधर दिखा दीजिए, ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कह दीजिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने जो ये थोड़ा सा सरफेस लिया है ds है, इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर ये रहा। अब आप बताइए, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा दैट विल बी, वो बनेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0, तो ये बन गया E ds cos ऑफ 0, और cos 0 1 होता है, तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, दिस इज cos ऑफ 0, cos 0 is 1, then this can be written as E into ds। अगर यहां से टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दिस विल बी, यहां से किया E ds, ये भी हुआ, क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन आप लेंगे। आगे बढ़िए, यहां से और करेंगे तो ये वाला आपके पास E आ गया, और यहां पर आपने इसका ds लिखा है। अब इसके ds की बात करूं तो आप बताइए, इसका ds छोटा सा ये रहा, इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका पूरा सरफेस आ जाएगा, पूरा सरफेस आपके पास ये रहा E into 4 pi r square, ये रहा, दिस विल बी नेम एज, इसको हम कहेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर हम चले तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से चलेंगे तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। आपको सर यहां पे Q डैश क्यों कहा, Q डैश इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर Q चार्ज इसके अंदर था, यानी कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट था, इसके अंदर या इसके ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी Q डैश, वो डिस्ट्रीब्यूट है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th आप दोनों इक्वेशन को ले लो, और जब दोनों इक्वेशन को आप लेंगे तो उन इक्वेशंस के अंदर जो बनता है आप उसके बारे में यहां पर बातचीत करते हैं। अब हम देखिए क्या होगा, दिस इज,
यहां से अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या बनेगा बताइए जरा। आपके पास बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़िए, E इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाती है। अब हम इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इससे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। अब आप इसको समझिए, हम यहां पर इस Q डैश के लिए क्या लिख सकते हैं और Q डैश की हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हम उसके बारे में अब यहां पर बातचीत करते हैं। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। वो देखिए क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये Q डैश है, इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये बताइए इसके ऊपर सरफेस पे कितना चार्ज था। बड़े वाले पे Q चार्ज था, ये जो है ये वाला, इस पे Q चार्ज था। इसका जो वॉल्यूम था दैट वाज 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका रेडियस था, तो वॉल्यूम ये हो गया। इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस बड़े वाले जो कि ब्लू कलर में है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई Q/4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम छोटे वाले की बात करते हैं तो छोटे वाले पे Q डैश चार्ज है और उसका वॉल्यूम जब देखा जाए दैट विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, चाहे बड़ा स्फेरिकल सरफेस होगा या उसका छोटा कोई पार्ट होगा या इससे भी कोई छोटा पार्ट होगा, इनकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी सेम। तो इनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है। उस केस में आप इस डेंसिटी को और इस डेंसिटी को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। आपने दोनों डेंसिटीज को इक्वेट किया। चलिए इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब is equal to Q dash upon 4/3 pi r cube। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सिर्फ आप यहां से Q डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। Q डैश की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या आएगी वो देखिए। दिस Q डैश इज इक्वल टू, यहां पर आपने लिखा दिस इज Q, इस R क्यूब को इधर ले गए, यहां पर आपके पास आ गया अपॉन में कैपिटल R का क्यूब। ये आपके पास यहां पर आ जाता है। अब हम और आगे चलते हैं। Q डैश की वैल्यू आप यहां पर सिर्फ लिख दीजिए। तो Q डैश की वैल्यू जो आपने लिखी है दिस इज इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपके पास R का स्क्वायर है और साथ में ये वाला R का क्यूब आपके पास आ चुका है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दिस E इज इक्वल टू, यहां इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल होती है, Q इंटू R यहां पर है, आइए इधर 4/3, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर क्या है R का क्यूब। अब आप जो इस Q की वैल्यू है वो बताइए क्या है। जो Q की वैल्यू है वो क्या है, देखिए Q तो इस पे चार्ज है ना, और अभी यहां पर लिख रखी थी इस Q की सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो थी रो इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पर है। वहां से Q की वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इट शुड बी, देखिए कितना बनता है, Q की जगह, सिर्फ Q की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये वाला R इधर हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हुआ, इस 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज रो इंटू R अपॉन, यहां पर कितना है 3
इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू आपके पास आई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पर जब हम देखें इस पॉइंट पर, यहां पर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई, और ये कहां है, ये इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे है। अगर हम इसकी बात करें, ये स्फेरिकल शेल के अंदर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रहा आर, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। यहां पर जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, जैसे जैसे यहां पे स्मॉल आर बढ़ते 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 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस ई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब यहां पर जब पहुंच जाएंगे जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे बढ़ने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला आया था, दिस इज E इज इक्वल टू, जब हमारे पास ये पॉइंट आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सरफेस पे, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो E है, ये वाला E इस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल गया हुआ है। यानी कि इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। आई रिपीट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इस फॉर्मूले से R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इस फॉर्मूले से, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, और इससे बाहर निकलेंगे तो जैसे ही बाहर निकलेंगे अब ये E इस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ग्राफ तैयार है, और वो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। इस ग्राफ को ध्यान से सुनिए, ये R है, ये रहा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही। अब यहां पर आके स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जब हम यहां से शुरू करते हैं R को इंक्रीज करना, तो उस केस में R इंक्रीज होते होते यहां पर पहुंचा। यहां पर देखिए, अब आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन कैसे, क्योंकि ये आपके पास सिंगल पावर में है। तो आपने यहां पर देखा, यहां पर आप कहोगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस पॉइंट पे स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है, स्मॉल r ये रहा, कैपिटल R ये रहा, बोथ आर इक्वल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। आप यहां पर कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है, मैक्सिमम। इससे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, और यहां पर कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ये रहा। क्लियर? ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अगर आपको इसमें डाउट रहे तो मुझसे पर्सनली कॉल कीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप मुझे डाउट के लिए कहेंगे तो मैं इसके डाउट आपको लूंगा, और अगर आप मुझे कहेंगे कि सर इसको रिपीट कर दो तो मैं इसको रिपीट भी करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको तरीके से तैयार करते रहिए। ऑल द बेस्ट।